आपकी तभी क्यों आती है जब देश में कानून चुनाव आ जाता है। मीडिया कोरोना में अमिताभ बच्चन दिखा रही है, अमिताभ बच्चन के लिए जो लोग हवन कर रहे हैं मीडिया कोरोना में आज वो दिखा रही है, अमिताभ बच्चन के लिए लोग पूजा कर रहे हैं, दलितों के लिए कुछ नहीं दिखाएंगे। ये लाठियां जो चली हैं, आप मुझे एक सेलिब्रिटी ट्वीट प्लीज आज दिखा दीजिए। आप दलितों पे, पिछड़ों पे या मुस्लिम्स ले लीजिए, इन पे अत्याचार, माइनॉरिटी क्लासेस जितनी मार्जिनलाइज सेक्शन है, डिप्राइव डाउन ट्रॉडन है, उन पे आपका अत्याचार बढ़ता जा रहा है। घटना है ये हमारे सामने आई है, ये हम देख पा रहे हैं सोशल मीडिया की ताकत के थ्रू। ऐसी कितनी घटनाएं हर घंटे हर सेकंडों होती होंगी जो अननोटिस जाती होंगी, जो हमारे पास आती भी नहीं होंगी, जहां सोशल मीडिया नहीं होंगे, जहां लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं होंगे, जहां वीडियो रिकॉर्ड्स नहीं होते होंगे, या जहां लोग अवेयर नहीं है। वो तो इस चीज को अपनी किस्मत समझ के बैठे कि आएगा कोई ऊपर से ऊपर के लेवल का आएगा, हमारे साथ इस तरह की बर्बरता करेगा, ये चीजें होती रहेगी। और ये भी चीज मानने की जरूरत है, ये गुंडा राज देख के हम सबको ये समझ आने की जरूरत है कि पिछले 6 सालों में देश में जो कानून व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी है, जो न्यायालय है, जो लॉ एंड ऑर्डर जिसे कहते हैं वो खत्म हो चुका है। पुलिस राज इस तरह से चलता जा रहा है, ये गुंडा राज होता जा रहा है। आपने पुलिस का यूपी में देख लिया, जहां पे पुलिस का जिस तरीके से राज चलता है वो उस तरीके करती जाती है, जो मन करता है, जिस समय मन करता है इनकाउंटर कर देती है, और वो वहां पे पुलिस की वाहवाही शुरू हो जाती है। इस केस में इतनी बुरी हालत में आपने देखा, सबने देखा, वो वीडियो इतना वायरल हो रहा है, कल ट्विटर पे पूरा ट्रेंड किया वो वीडियो, कि जहां पे वो दलित औरत को ना ही कि सिर्फ उनको मारा, लात तक मारा, पुलिस कर्मचारी ने, मेल ने भी मारा है, मेल ने भी उसको डंडा मारा, और पुलिस महिला कर्मचारी ने लात मारी है पुलिस को। तो आप कहाँ गए इस समय? बीजेपी के वो जो सारे जो बनाए हुए न्यायालय, वो जो बनाई हुई हैं योजनाएं, जितने भी अफसर जो प्रोटेक्शन के लिए इनके लॉज बनाए हैं, वेयर आर ऑल दे? और ये बीजेपी के शासन में क्यों है? वो आतंकवादी तो नहीं थे ना? क्या वो आतंकवादी थे? वो जमीन पे बैठे थे, वो किसान थे, उनका बस इतना गुनाह था। आप मुझे बताइए, जब उन्होंने जमीन दी, उसको क्यों नहीं पकड़ा जिससे उन्होंने जमीन ली? उसको पकड़ना चाहिए था। गलती उसकी है जिसने उनको गलत तरीके से जमीन के कागजात दिए, या कुछ भी जमीन दे दी अपनी फसल लगाने के लिए। इन किसानों ने, ये किसान थे, इनका कोई दोष नहीं था, इन्होंने 2 या 3 लाख रुपए लेके, कर्ज लेके उस पर फसल उगाई अपनी, और जब फसल अब उगा दी, वो फसल खिल गई, अब क्यों याद आया? अब ऑल ऑफ सडन क्यों याद आया? पहले क्यों नहीं याद आया? और अगर आपको याद भी आया, आपको खाली भी करानी है कि आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से वो बैठे हुए, तो देयर इज ए प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो। आप जाके अपनी गुंडागर्दी नहीं कर सकते। वो तो लकीली, फॉर्चुनेटली वो किसी ने कैप्चर कर लिया अपने वीडियो कैमरा में, तो वो आज चीज आपके सामने है। अगर कोई कैप्चर नहीं करता, वो अननोटिस जाती। और यही नहीं, उन्होंने वो पॉइजन भी किया, वो कीटाणु मारने वाली दवा भी पी ली है, वो बेहोश है एक किस्म से, उनको होश नहीं है, जिस बर्बरता से उसको मारा जा रहा है, लेकर जा रहे हैं। तो ये किसकी, आप मुझे बताएं, जब कोई घर में एक बंदा कोई गलती करता है तो किसको पकड़ा जाता है? जिसका घर है, जो उस घर का मालिक है, उसको पकड़ा जाता है ना। इस समय किसकी गलती है? किसकी सरकार है वहां पे? किसको पकड़ा जाए? और फिर वहां पे शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ही है ना उनका नाम, वो कह रहे हैं कि तब्दीली कर दी है हम, एसपी और जो भी वहां का क्या है वो SHO, और वो उनकी वो तब्दीली कर देंगे। तब्दीली नहीं, उनको दरख्वास्त करना चाहिए, उनको उनकी पोजीशन से डिसमिस कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए। मतलब किस तरह का कानून व्यवस्था है ये? लेकिन एक बात समझ में नहीं आती मैम, कुछ दिनों पहले सोनभद्र में ऐसी घटना होती है कि दलित जो आदिवासी लोग हैं उन्हीं के साथ ऐसी घटना क्यों होती है? आखिर जो अपर कास्ट के बड़े लोग हैं उनके साथ ऐसी घटना क्यों? क्योंकि उन्होंने भी तो जमीनें कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी। देखिए, सबसे ज्यादा जो मार है ना, वो जो सबसे ज्यादा भूख है इस देश में, वो है संसाधनों की और पैसे की, जमीन की। आपने शायद वो घटना, अभी आप कह रहे हैं उन्हीं के साथ क्यों होता है, ये एक केस नहीं है। अब बहुत अच्छे से अभी आपने देखा नहीं है, जम्मू कश्मीर की एक घटना हुई है जिसमें एक दलित बच्चे को जो टूल्स होते हैं, मैकेनिकल टूल्स, पेचकस जिसे कहते हैं, इतनी बुरी तरह से ये जो स्वर्ण लोग हैं, लड़कों ने उनका गला दबा दिया, गले पे मार मार के उसके गला पूरा लहूलुहान कर दिया। आई मीन पूरी बॉडी में वो टूल को घुसाया उसके और मार के उसकी हत्या कर दी। जमीन का वहां पे भी केस था। आई थिंक मात्र 1 हफ्ता पुरानी घटना है वो। अभी 2-3 सोशल मीडिया ने भी उठाया, लेकिन ये मेन मीडिया ने किसी ने नहीं दिखाया। ये हर समय, यही नहीं, जब मैंने पिछली वीडियो में अभी बताया कि दलितों की बच्चियों का, जो आदिवासियों की बच्चियों का शोषण हो रहा है, यौन शोषण, सेक्सुअली उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये उन्हीं के साथ ये एक व्यवस्था बन चुकी है। क्योंकि इनको ये लगता है कि क्योंकि आपको डराएंगे धमकाएंगे तो आपका मानसिक, जब आपके साथ न्याय ही नहीं होगा, जब आपके साथ एक तरह का ट्रीटमेंट होता जा रहा है, आपको डराते जा रहे हैं, आज आपके साथ रेप हो रहा है, अननोटिस जा रहा है, तब आपके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, आज आपको मार रहे हैं तब कोई आवाज नहीं उठा रहा। When everyone is saying that black lives matter, nobody is putting this narrative that Dalit lives matter, Muslim lives matter, you know, गरीबों की लाइफ मैटर करती है। आज अगर मुस्लिम लाइफ से आप बात ले लें तो आप बात कर रहे हैं कि दलितों के साथ और आदिवासियों के साथ, गरीबों के साथ ऐसा होता जा रहा है। वी कांट फॉरगेट द फैक्ट दैट डॉक्टर काफिल के साथ क्या हो रहा है। इस देश में यही चीज हो रही है कि जब आप आवाज उठा रहे हैं, आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, और जो आवाज नहीं उठाते उनको इस तरह से मारा जाता है। डॉक्टर काफिल का अगर आप केस लें, मे बी
होगा, लेकिन यू कांट फॉरगेट द फैक्ट कि उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने उन्हीं दलित गरीबों के बच्चों को ऑक्सीजन पहुंचाई थी, बचाया था, और उसको आपने सलाखों के पीछे रखा, उनकी बेल पे बेल आप रिजेक्ट करी जा रहे हैं, और आपके गुंडे बाहर हैं। वो जिसने पूरे प्रोटेस्ट में बंदूक चलाई, मारा, वो आज बाहर है। इस तरह के लोग बाहर है कानून व्यवस्था से, और इस तरह के लोग अंदर है। और उस तरह आप दलितों पे, पिछड़ों पे, या मुस्लिम्स ले लीजिए, इन पे अत्याचार, माइनॉरिटी क्लासेस, जितनी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, डिप्राइव्ड, डाउनट्रॉडन है, उन पे आपका अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वो भी आप ये चीज सोचने की बात है, और ये गवर्नमेंट को इस चीज पे देखना चाहिए बहुत। मतलब जितने भी लोग जो बड़ा, जिस तरह से इनकी बिगेस्ट, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, चिल्लाने आ जाती है आज इनकी औरतें, आज वो कहाँ पे हैं जब एक दलित औरत, आपने देखा होगा वहाँ पे जो गरीब औरत है उसको लाते मारी गई हैं, तब वहाँ पे वो नहीं है, तब कानून व्यवस्था, उसके कपड़े फाड़े हैं, बेकायदा वीडियो में वो वायरल हुआ, उसके कपड़े फाड़े हैं, तब कहाँ पे हैं? तब किसी ने सवाल खड़ा होता है, जैसे आपने कहा कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर दलितों पर अत्याचार आए दिन खबरें आती रहती है, लेकिन आज राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से और सोशल मीडिया पर उस फुटेज को डाला है, और जो कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, उसको बिल्कुल देखिए, ये अभी से नहीं, ये पहले से भी होता है। दलितों को, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को, जितने मुसलमान भी हैं, इन सबको एक वोट बैंक के नजरिए से देखा जाता है। अचानक से आपकी देशभक्ति और दलित प्यार, जैसे प्रधानमंत्री जी का एक वायरल वीडियो देखा होगा आपने कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिएगा, मारिएगा तो गोली मुझ पे चलाइएगा। ऑल ऑफ सडन आपका दलितों से इतना प्यार जाग जाता है कि आप उनके चरण धो के वो चरण धोने लग पड़ते हैं, जो भी। ऑल ऑफ सडन ये चीजें आपकी तभी क्यों आती है जब देश में कानून, चुनाव आ जाता है। जैसे ही देश में चुनाव आएगा तब आपका ये प्रेम जाग जाएगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो। मोर ओवर, अगर आप पिछले से 6 साल से ये ब्रूटैलिटी देखते हैं तो ये होता जा रहा है। देखिए, ये वही है कि जहां आप डंडा चला सकते हैं वहां आप डंडा चलाएंगे, जिसके साथ आप धंधा चला सकते हैं उसके साथ आप धंधा चलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुजन वाणी चैनल में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि इस वीडियो में बताया जा रहा है कि मीडिया इतनी बायस्ड हो चुकी है कि वो कोरोना पीड़ित अमिताभ बच्चन की खबर को ज़्यादा तवज्जो दे रही है, बल्कि जहाँ दलितों पर इतनी खतरनाक हिंसा हुई। और ये तो देखिए पहले भी होता रहा है कि एक निर्भया जिसका कि बलात्कार हुआ, और उसका हम भी विरोध करते हैं कि उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, लेकिन जाति से ब्राह्मण होने के कारण ही सारा समाज, सारा फिल्मी समाज से लेकर सारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यहाँ तक कि कांग्रेस के इस्तीफे देने तक की बात आ गई थी। और जहाँ बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए यूपी में भी रही। यूपी में 2014 के बाद कोई प्रचंड बहुमत अगर आया तो यूपी में ही इस पार्टी को मिला था, और 312 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ योगी सरकार शासन में आई थी। और योगी सरकार के आते ही देखिए किस तरीके से सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में दलितों पर ठाकुरों ने हमला किया और तमाम दलितों के घरों के घर जला दिए गए। अगर यही घटना किसी दूसरी जाति के व्यक्तियों के साथ होती तो उन्हें कितना मुआवजा मिलता, और दलितों को कितना मुआवजा मिला, ये भी आप समझ सकते हैं। इस घटना से सीधे सीधे सरकार की मंशा सामने आती है कि अगर दलित व्यक्ति मारा जाता है तो उसको इतनी तवज्जो ना दी जाए, और उसको समाज भी देखिए तवज्जो नहीं देता, तो सरकार को तवज्जो देने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि सरकार पर जब समाज का दबाव पड़ता है तभी सरकार कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य होती है। और देखिए कि अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, और निश्चित रूप से अमिताभ बच्चन इतनी कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं कि वो कोरोना के चंगुल से नहीं निकल पाएंगे। फिर भी उनकी खबर को किस तरीके से केवल टीआरपी बटोरने के मकसद से उनकी खबर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, और जहां दलितों की खबरों को दबा दिया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके का रेप निर्भया के संग हुआ, या जिस तरीके की जातिगत हिंसा दलितों के साथ होती है, सवर्ण लोगों के साथ तो ऐसी घटनाओं से बहुत कम ही पाला पड़ता है। यदि कोई सवर्ण व्यक्ति मारा भी जाता है, किसी तरह से मान लीजिए एनकाउंटर में मारा गया, तो उसके परिवार को लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। वहीं कोई दलित व्यक्ति मारा जाता है तो उसका मुआवजा चंद लाख रुपए का ही होता है। तो अब आगे देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। ये राजनीति ही डंडे और धंधे की है। जहां से आप गुंडा राज डंडे से मार के कर सकते हैं, वहां आप मारेंगे, आपको लगता है अननोटिस जाएगा, क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं होगा, वो कैप्चर हो जाएगा। लेकिन जब तक गुंडागर्दी से धंधा चलता जाएगा, आपका राजनीति चलती जाएगी, जब तक आपका वो वोट बैंक बनता जाएगा, तब तक आप वो चलाएंगे। जैसे बहुत अच्छी घटना भी हमारे सामने विकास दुबे की हुई। जब तक विकास दुबे से राजनीतिक वसूली हो रही थी, आपका धंधा चलता जा रहा था, तब तक, जब तक उसकी जान की कीमत, जान इंपॉर्टेंट थी राजनीति के लिए, तब तक आपने वो किया। जैसे ही उसकी जान
जान जरूरी थी लेना राजनीति पर्पस के लिए, वो आपने ले ली। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जैसा कि बताया गया है कि जब तक आपसे राजनीतिक लाभ लिया जाता रहेगा तब तक आपको यूज़ किया जाता रहेगा, और जहां आपकी राजनीतिक वैल्यू घट जाती है, उदाहरण के लिए अगर समझाया जाए कि जब अयोध्या मस्जिद की गिराने की बात रही हो या किसी भी तरह के हिंदू मुस्लिम दंगे की बात रही हो, SC ST OBC लोगों ने बढ़ चढ़कर इन दंगों में भाग लिया था, और इन दंगों में सवर्ण लोगों के इशारे पर ही उन लोगों ने मुसलमानों की हत्याएं की, और हिंदू मुस्लिम दंगे में आकर बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाओं के साथ इन्होंने इतने घिनौने कृत्य किए। और आज इनकी इन SC ST OBC लोगों की राजनीतिक महत्ता जब पूरी हो जाती है तो किस तरीके से उठाकर कूड़े के ढेर में एक तरफ इन्हें फेंक दिया जाता है। केशव प्रसाद मौर्य का उदाहरण देना चाहूँगा, जिन्होंने जब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले ज़्यादातर मुख्यमंत्री बनने की जो चर्चा थी वो केशव प्रसाद मौर्य की थी, और स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक दूसरे उसी OBC कैटेगरी के नेता थे। इन लोगों के दम पर ही यूपी का चुनाव भाजपा ने जीता, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि OBC जो जाति होती है, OBC वर्ग जो होता है वो एक काफ़ी बड़ा वर्ग है, और किसी भी पार्टी को हराने में या जिताने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जब केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के पद के लिए निर्वाचित होने वाले थे, अचानक से ही फैसला किया गया कि योगी आदित्यनाथ को बनाया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक सांप्रदायिक चेहरे के रूप में वो योगी आदित्यनाथ को लाना चाहते थे, क्योंकि भाजपा का इतिहास हमेशा से ही दूसरे लोगों की लाशों पर पैर रखकर सिंहासन प्राप्त करने का रहा है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से जब तक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी तब तक केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का यूज़ किया जाता रहा, और जैसे ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण हुई इन दोनों को बिल्कुल साइड करके कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया। तो यही बताने का प्रयास जो है इस वीडियो में बताया जा रहा है, जिसको कि मैं सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। विकास दुबे का बात करें, सोशल मीडिया पर लोग कंपैरिजन कर रहे हैं उस वीडियो का जो मध्य प्रदेश का विकास दुबे ने जो पुलिस वालों का एनकाउंटर किया, तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस वालों के साथ विकास दुबे ने ठीक किया जब इस प्रकार की घटना पुलिस करती है महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ और उनके साथ। देखिए, मेरे को तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आती। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपने ये बताया था कि बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों को मारा, विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारा। आपके पास क्या प्रूफ है? हैव यू सीन दैट एनकाउंटर ऑल्सो, कि जहाँ पे मीडिया को 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है और ऑल ऑफ सडन विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है और विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। और अगर एक रात पहले आप ये कहते हैं कि वहां से पुलिस की गाड़ी चलती जा रही थी, पुलिस वाले आ रहे थे, उसने JCB बीच में लगाकर विकास दुबे के गुंडों को पता चल चुका था। आप मुझे ये बात बताएं, हमारे 8 पुलिस कर्मचारी वहां पे मर जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, उनका एक भी नहीं मरा। मान लीजिए पूरा गाँव ही उठ के आ गया होता, एक गोली तो यहाँ से चलती, काउंटर में अपने एक गोली तो मारते, एक गोली से तो मरते। जब मुझे यही नैरेटिव क्लियर नहीं है किसने किसको मारा, मैं इस चीज पे कोई जवाब नहीं देना चाहती, बिकॉज आई हैव अ सिंसियर डाउट। अगर की जाए तो क्या आपको जो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं और पुलिस का जो रवैया उस वीडियो में, तो क्या उनके साथ वही होना चाहिए जैसे सब लोग उन्होंने किया है? देखिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी मतलब आई एम नॉट, किसी की भी जान जाए, किस कानून को अपने हाथ में लेना सबसे बड़ी बात है। गंदगी जब कानून गलत वाले ही कानून को, हाँ वही मैं कह रही हूँ, वही उसी पे मैं आ रही हूँ कि जब आप इस तरह से, जब कानून इस तरह से करता जाएगा, जब पुलिस लॉ को भूल जाएगी, आज क्या हो रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, एनकाउंटर हो रहा है वहाँ, और क्राइम कर रहा है, पुलिस जा रही है, सीधे एनकाउंटर हो रहा है, न्यायालय की जरूरत ही नहीं पड़ी, न्याय व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट तक या कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, जब कोर्ट तक, न्यायालय तक बात ही नहीं पहुंची। तो जब इस तरह का ट्रेंड एक चलता आ रहा है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुलिस डायरेक्ट बात बिना सुने आपको शूट आउट कर दे रही है, शूट एट साइड कर दे रही है, तो ऑब्वियसली लोग डर चुके हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए करेंगे। आज एक दौर था जहाँ पे लड़कियों को अगर अनसेफ फील नहीं होता, या महिलाओं को या बच्चों को या डिप्राइव सेक्शन, डाउन ट्रॉडन को अगर कंफर्टेबल फील नहीं होता, वो पुलिस का सहारा लेंगे, पुलिस को कॉल करेंगे। लेकिन जब पुलिस की ही दहशत मच गई है, गुंडागर्दी मच गई है, तो ऑब्वियसली अपनी जान बचाने के लिए पीपल विल शूट, लोग इस तरह का लेंगे, व्हिच इज वेरी वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो पुलिस पे गोली चलाए, चाहे पुलिस किसी पे गोली चला रही है, ये बीच में एक लॉ एंड ऑर्डर की दीवार है, कानून है, उसको इंटरवीन कर देना चाहिए, जो इस 6 सालों में खत्म होता दिख रहा है, जो कि
खत्म होता नहीं दिख रहा, खत्म हो चुका है कि जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट शूट एट साइट एंड एनकाउंटर हो रहे तो हैं। आपको कैसे लगता है कि इन 6 सालों में हुआ, लेकिन लगातार जो सरकारें आती रही हैं पुलिस का तो इस्तेमाल सब सरकारों ने बिल्कुल पुलिस का इस्तेमाल किया है, मैं नहीं कह रही नहीं किया, बट जिस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी में, जिस तरह से 2000 से ज्यादा एनकाउंटर यूपी में अगर आप देखे जाएं, वो पहले इतना नहीं सुनने में आता था, पहले इतना नहीं देखा गया, क्योंकि हम भी पढ़ के आते हैं, हमने भी पढ़ा, हमने भी चीजें देखी हैं, उन फैक्ट्स के आधार पे मैं बात कर रही हूँ, उन फैक्ट्स के आधार पे जिस तरीके से 6 सालों में ये बढ़ोतरी, वही मैं कह रही हूँ कि अगर पिछली सरकार ने कुछ गलत किया तो सामने वाले को कम करना चाहिए ना, उस पर काम ठीक करना चाहिए, काम और खराब करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कोई दूध का दूल्हा नहीं है, पुलिस का फायदा सबने उठाया है, पुलिस का फायदा नहीं उठाया, पुलिस को अपने तरीके से चलाया, पुलिस को राजनीति तरीके से चलाया, पुलिस के हाथ बांध दिए गए, जो खुद करवाना था, जब वही मैंने जैसे बताया कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे पुलिस का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे पुलिस का इस्तेमाल किया, जहाँ पे वही अभी देखो ना। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं अगर एमपी में उपचुनाव नहीं होते तो ये घटना सामने नहीं आती, इसको अब राजनीतिकरण किया जा रहा है क्योंकि चुनाव होने हैं, कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया, बीएसपी ने मोर्चा संभाल लिया। नहीं, ये भी बात हो सकती है, बट मुझे ऐसा मतलब मे बी आई विल डाइवर्ट फ्रॉम इट, क्योंकि जहाँ पे बात आती है मार्जिनलाइज सेक्शन की, जहाँ पे बात आती है दलितों की, वो उसी समय आपको राजनीति पर्पस के लिए ही क्यों दिखते हैं, चाहे वो, मेरा यही सवाल है, चाहे राजनीति है चाहे कुछ है, क्या किसी की जान से बढ़कर कुछ है, किसी की लाइफ से बढ़कर कुछ है? आपने लाइफ, और आप हमेशा, ठीक है आपका सवाल भी सही है कि राजनीतिक पर्पस के लिए सिर्फ दलितों का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है, किया जाता नहीं, किया जा रहा है बहुत टाइम से, ऐसा होता आ रहा है, ये ट्रेंड फॉलो कर रही है, हर सरकार अपने राजनीतिक पर्पस के लिए इसको यूज करती जा रही है इन चीजों को। तो क्या आपको नहीं लगता जो दलितों के प्रतिनिधि हैं, जो अपने आप को प्रतिनिधि बनाते हैं, वो जब दलितों पर अत्याचार होते हैं तो वो कहाँ छुप जाते, क्यों नहीं आवाज उठाते? यही सबसे ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि आप किसी पार्टी में जाके पपेट बन जाओगे, आप किसी पार्टी में जाके आपका मुंह बंद हो जाएगा, यही तो सबसे बड़ी, इसीलिए तो बढ़ोतरी होती है ना इन ऐसे केसेस में, इसीलिए तो ऐसे केसेस सामने आते हैं, क्योंकि जब आप किसी पार्टी के हो, पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी कहेगी तो आप बोलोगे, पार्टी कहेगी तो आप नहीं बोलोगे, तो ये एक बहुत एक एक इस तरह की साजिश बन चुकी है कि जब आपने कोई पार्टी ज्वाइन की, चाहे दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे गरीबों के साथ, मतलब यूजुअली वो जितने भी गरीब हैं, जितने भी किसान मजदूर हैं, वो एक ही कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो उस समय आप नहीं बोलते, उस समय आप राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, चुप करके बैठे रहते हैं, उस समय कोई बयानबाजी नहीं होती। ये हमें नहीं, ये जनता को समझने की जरूरत है, क्योंकि हम तो बोलते ही हैं, हम तो मुद्दे उठाते हैं, ये उनको समझने की जरूरत है कि कभी कांग्रेस आ रही है तो वो आपको अपने राजनीतिक पर्पस के लिए यूज करिए, कभी बीजेपी आ रही है तो वो आपको अपने राजनीतिक पर्पस के लिए यूज करिए, इसी तरह से सरकारें आती जा रही हैं और आपको अपने राजनीतिक पर्पस के लिए यूज करती जा रही है। नेता कहें या डीलर कहें? ये डीलर, मैंने लास्ट टाइम भी बोला, ये डीलर्स हैं, ये नेता नहीं है, ये इतनी ऑल ऑफ सडन चुनाव के टाइम पे इनको सब याद आ जाता है, ऑल ऑफ सडन चुनाव आता है तो इनको इतनी अच्छी बातें, आपका भला, आपके लिए योजनाएं याद आ जाती हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें याद आ जाएंगी कि आपका वो बताने के लिए करेंगे कि देखिए हमने आपके लिए क्या क्या कर दिया, क्योंकि राजनीति वो पास है ना। और क्या है ना कि मैंने हमेशा बताया कि लोगों में समझ कम है, लोग पढ़े लिखे नहीं है। कल प्रधानमंत्री आते हैं और बात करते हैं स्किल डेवलप, यूथ स्किल उसकी बात करते हैं, डे की हौसला बढ़ाना, डेवलपमेंट की बात करें कि टेक्निकली हमने इतना सब कर दिया, हमने 5 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग दी है। हैव यू सीन दैट? आई हैवंट। आपको मिली है? आप एक काम कीजिए ना, आप एक सर्वे कीजिए गांव-गांव में जाकर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा प्रधानमंत्री जी ने कितनी स्किल ट्रेनिंग दी है, कितनी डेवलपमेंट हुई है। मुंह चलाना तो बहुत आसान है ना, इट्स वेरी इजी कि मुंह चला के बता दिया। आप सबसे पहले बताइए, अगर आप इतने ही हितैषी हैं, आप इतना अच्छा सोचते हैं, वेयर इज पीएम केयर स्कैम? आपने गरीबों के नाम पे चंदा मांगा ना, तो क्या वो ये जो एमएलए वगैरह हैं, इनका आदान प्रदान करने के लिए मांगा था क्या? इनको विधायकों को खरीदने के लिए चंदा मांगा था, या वो चंदा इसके लिए था कि आप उससे वाकई भला करेंगे? और अगर वाकई में आप इतने हितैषी हैं, इतना भला करना चाहते हैं, तो आपने जो 7,000 आई थिंक 70 to 100 जो बेसिक इनकम की बार बार बात करती जाती है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में क्यों नहीं दिया? डायरेक्ट दो ना, आप इतने अच्छे हैं, आप इतना दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का अच्छा सोचते हैं, व्हाई कांट यू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प डायरेक्टली? हजार रुपए दिए हैं, 500। आप मुझे बताएं, 1000 ये इतनी मूर्खता वाली बात है ना। 1000 रुपए में आप क्या करेंगे? 1 किलो चना में आप 1 महीना 5 किलो चावल में चला लेंगे। किसी की बीवी प्रेग्नेंट है, किसी की बहन, किसी की बच्ची, किसी को लगी है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन ऐसी चीजें होती है, कोई बीमार पड़ जाता है, मान लीजिए किसी को कोरोना का ही टेस्ट करवाना है, आप चना खाएंगे, उस समय चावल खाएंगे, 500 रुपए से आप वो करेंगे? मतलब पीएम केयर्स में करोड़ों रुपए आया है, तो आप वो कहाँ देख रहे हैं? कहाँ है वो? तब आप आउट ऑफ द वो कर देते हैं उसको कि
आप आरटीआई से बाहर है, आप सवाल नहीं कर सरकार सकते। काम कर रही है ना, उस फंड से वेंटिलेटर खरीद रही है, हॉस्पिटलों में सुविधा दे रही है ना। कौन सी सरकार दे रही है? पीएम केयर फंड के PM जो पैसा आया हुआ है। आपने शायद वो देखा होगा, वो मैंने नहीं देखा। आई वुड लाइक कि अगर वो चीज़ें क्लियर थी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई वुड बी हैप्पी टू सी दैट। अगर ऐसा है आई वुड बी हैप्पी टू सी दैट। एक चार्जशीट निकाले, एक शीट निकाले जिस पे बताएं इतना इतना दिया, उन हॉस्पिटल से भी पूछ लिया जाए कि हाँ हमारे पास इतना फंड आया, हमारे पास इतनी चीज़ें आई हैं। मतलब इट्स अ फन जोक। लिस्ट जारी करी है सरकार ने, लोग उस पर भी सवाल कर रहे हैं कि 2.5 लाख का वेंटिलेटर 4 लाख में बता रही है सरकार। हाँ ये भी है, सवाल खड़े हो रहे हैं। 2.5 लाख का आप इमेजिन कर लीजिए ना। ऐसा एक नहीं है, ऐसा बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें ऐसी होती आई हैं। ये स्कैम है। ये स्कैम क्या है? पुल देखा, पुल बनाया था, आज सुबह की न्यूज है बिहार का वो पुल बह गया। तो फिर पैसा अगर ऊपर से आता है तो वो पुल कैसे बह जाता है? मतलब उसमें मटेरियल नहीं लगाया। वो वेंटिलेटर जो 2.5 लाख का है वो 4.5 लाख रुपए। मतलब इतनी धांधली, लाइक आई ऑलवेज से, इतना मोह पैसे से, इतना प्यार पैसे से, क्योंकि आप सामने वाले की सरकार ढहा दे रहे हैं। जैसे पुल ढह गया आपका, सामने वाले की सरकार ढह देने में पूरा जोर लगा दे रहे हैं आप, क्योंकि आपने जो पीएम केयर्स का पैसा है वो विधायकों का आदान प्रदान करने के लिए रखा है। आपको पता है कि आप इतने स्ट्रांग है मनी वाइज, फाइनेंशियली। यही नहीं, आप एक और चीज को बहुत समझने की जरूरत है। अगर आप आज इस मुद्दे पे मुझसे बात करने आए हैं, ये सोशल मीडिया की ताकत आप दिखाएंगे, आप ये बात को लेकर जाएंगे। आप वो चीज नहीं भूलिए कि ये सरकार की साजिशों के तहत, गोदी मीडिया की साजिशों के तहत हर मुद्दा दबता जा रहा है। हर मुद्दा, चीन मुद्दा दब गया, देश में कोरोना खत्म हो गया है, मीडिया कोरोना नहीं दिखा रही। मीडिया कोरोना में अमिताभ बच्चन दिखा रही है। अमिताभ बच्चन के लिए जो लोग हवन कर रहे हैं, मीडिया कोरोना में आज वो दिखा रही है। अमिताभ बच्चन के लिए लोग पूजा कर रहे हैं, दलितों के लिए कुछ नहीं दिखाएंगे। ये लाठियां जो चली हैं, आप मुझे एक सेलिब्रिटी ट्वीट प्लीज आज दिखा दीजिएगा। मुख्य धारा में भी खबर नहीं। हाँ, मुख्य धारा में भी खबर नहीं। आप एक चीज दिखा दीजिएगा कि इस तरह से मुद्दों को दबाना जो है वो हमारी सरकार को और हमारी गोदी मीडिया को सबसे बड़ा, अगर कोई लेकिन मेरा काफी सवाल है मैम आपसे, लगातार अत्याचार एट्रोसिटी दलित समाज पे हो रहा है, आखिर इनको कैसे रोका जाए? कोई ऐसा सॉल्यूशन, ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई नीति है क्या समाज के पास? नीति है जागरूकता एंड एजुकेशन प्लस अवेयरनेस। दिस इज द ओनली नीति। गो बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप अपने संविधान को प्राथमिकता पे रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली आप अपने हकों पे आवाज उठाते हैं, मूर्ख ना बने। जो नेता आपका जागरूक तो हो रहा है, लगातार मंदिरों में जा रहा है, राम मंदिर बनवा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ कि जब पढ़ लिख जाओगे ना तो ऐसी मूर्खता चीजें नहीं करोगे। पढ़ लिख जाओगे तो किसी मूर्ख की पावर नहीं बनोगे आप। पढ़े लिखे ज्यादा कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा, मंदिर में ज्यादा जा रहे हैं। देखिए, वो अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, स्वार्थ होता है कि जैसे आपने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जब आपको वहां से मॉनेटरी गेन्स बेनिफिट्स आते हैं तब आप पपेट बन जाते हैं, आपके मुंह पे पट्टी लग जाती है, आप बोलते नहीं है। यहीं पे तो आप कह रहे हैं ना, पढ़े लिखे कितने % पढ़े लिखे हैं? आप मुझे ये जवाब देते, कितने % ऊंची पोजीशंस पे हैं? वेरी फ्यू। इफ यू सी, गो बाय द परसेंटेज, दे आर वेरी फ्यू। इसलिए, लेकिन वो लोग दिख क्यों जाते हैं? बिकॉज वो लाउड है, सारा मीडिया कवरेज उनका है, सब चीजें उनके, वो लोग दिख जाते हैं। बट व्हाट अबाउट दोस्त जो नीचे स्तर पे हैं, जब जो रियल पुअर, जो रियल इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं, जैसे ये बर्बरता हुई, ये जो एमपी में गुनाह की ये घटना है, जिनको जमीन, किसान थे ना, जिनका काम है खाना लगाना, बोना, जिनके खाने से आप खाते हैं, हम खाते हैं, इनके साथ जो बर्बाद हो रही है, इनको जागरूक करना है, इनको एजुकेट करना है, इनको समझाना है। एजुकेशन इज द ओनली टूल, इज द ओनली वे आउट। वरना जितने लोग आपके ऊपर जा रहे हैं, ये जो मंत्री बन रहे हैं, पद बन रहे हैं, दे आर ऑल गोइंग बाय द पार्टीज। जो भी पार्टी की गाइडलाइंस है, अपनी कुर्सी सबको बचानी है। मैं कहती हूँ, एक नेता आप अपना ऐसा बताइए, कुर्सी नहीं है जो आपके साथ खड़ा हो। अगर कुर्सी नहीं है, वो आपके साथ उस तरीके से खड़ा दिखे। जब कुर्सी है पास तो बहुत बातें बोलेंगे और कुछ तो सामने नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक पार्टी नहीं कहेगी मुंह खोलना, तब तक मुंह नहीं खोलेंगे, जब तक पार्टी नहीं आएगी। बाबा साहब के स्टेचू के साथ ये काम करेंगे, हमारे रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, मुझे लगता है ये अति होगी। और ये अति अगर कल कुछ भी ऐसा होता है, उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार। मैं बताना चाहता हूं समाज के लोगों से, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC, ST ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रचार साहब से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ रहे हैं, आप हमसे कुछ आर्थिक सहयोग लीजिएगा। पहली बार किसी एडवोकेट से पाला पड़ा जिन्होंने कहा नो, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मैं यहाँ हूँ, मैं किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी ऐसे केसेस आएंगे भविष्य में सबको फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। आज हमारे साथ महबूब अली प्राचा जी, महबूब प्राचा साहब, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और हमारे साथ एडवोकेट BK गौतम जी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे समाज के अधिवक्ता हैं। दोनों ही हमारे समाज की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट में बुलंद करने का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।
पिछले दिनों जो इश्यू सामने आए फरवरी 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट का मसला है जिसको आंध्र प्रदेश में जो एसटी रिजर्वेशन के साथ में जो जजमेंट दिया गया और उसके बाद अप्रैल में फिर 2 डिसीजन आए। ये तीनों के तीनों डिसीजन एससी एसटी समाज के खिलाफ थे और साथ साथ अभी जो खुदाई हुई राम मंदिर के दौरान, राम मंदिर बनाने के दौरान जो अभी लॉकडाउन के दौरान जो खुदाई हुई उसमें जो बौद्ध अवशेष मिले, इन सब मुद्दों पर समाज में बड़ी चर्चा हुई और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक एपेक्स बॉडी है, जैसा कि आप जानते हैं कि देश के सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठनों को जो लाखों की संख्या में एक जमाने में हुआ करते थे, जैसा अभी हमारे प्राचार्य साहब बता रहे थे, एक जमाने में संख्या 40 लाख हुआ करती थी। सरकार की गलत नीतियों के चलते हुए, सरकार की दलित विरोधी नीतियों के चलते हुए, एससी एसटी विरोधी नीतियों के चलते हुए आज ये संख्या 10 लाख पर आकर टिकी हुई है और ये नीचे हर रोज घट जा रही है। सरकार के पास कोई एजेंडा ही नहीं है एससी एसटी के डेवलपमेंट के लिए। एससी एसटी के मसले को लेकर के सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देश की 1/4 आबादी के बारे में अगर कोई सरकार संवेदनहीन हो जाए तो भारत राष्ट्र की विकास की अगर बात होती है तो पुत्र बेईमानी है। इन सभी मुद्दों को हमने प्राचार्य साहब से रिक्वेस्ट किया, हमने बीके गौतम साहब से रिक्वेस्ट किया। उन्होंने जो राम मंदिर में का निर्माण चल रहा है तो उसमें हमने कहा जो हमारे बौद्ध धर्म के अवशेष वहाँ मिल रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग भी चाहते हैं कि वहाँ पर एक बौद्ध विहार की स्थापना की जाए, बनाया जाए, सरकार उसको बनाए। उसको लेकर पिटीशन डाला गया है। प्राचार्य साहब ने जो ट्राइबल आंध्रा का रिजर्वेशन था जिसमें गवर्नर का ऑर्डर था कि उसमें 100% रिजर्वेशन, अरे वहाँ जब कुछ जाता ही नहीं। मैं समाज के लोगों को बताना चाहता, भारत के लोगों को बताना चाहता हूँ वहाँ रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया गया कि वो देना चाहते थे, वहाँ रिजर्वेशन इसलिए दिया गया कि वहाँ जनरल कैटेगरी का लोग ट्राइबल बेल्ट में पढ़ाने के लिए जाना ही नहीं चाहते थे, टीचर्स का इशू था। और उस स्थिति में जब कोई जाता ही नहीं था तो ट्राइबल लोगों को पढ़ाने के लिए ट्राइबल के लोग वहां पर पहुंचे और उसको भी आज चैलेंज कर दिया गया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्य। जैसे मैं सफाई कर्मियों की बात करता हूं तो सफाई कर्मियों में 100% हमारे लोग सफाई का काम पूरे देश में करते हैं क्योंकि जनरल कैटेगरी का आदमी 77.5% के हिसाब में नौकरी लेके सफाई करने जाता ही नहीं। और जहां जहां चालाकियां की गई हैं अब वहां पर भी नौकरी तो मिल रही है जनरल कैटेगरी के आदमी को, लेकिन वो अपनी जगह हमारे ही आदमी को, हमारे जो हमारा वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है वही जाकर के सफाई का काम आज भी कर रहा है। ये कौन सा अन्याय है? ये कौन से भारत की हम बात कर रहे हैं? कौन से समाजवाद की बात कर रहे हैं? सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, भारत राष्ट्र को एक आदर्श राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से बेईमानी। इन्हीं सब चीजों को हमने चैलेंज किया है। मैं बताना चाहता हूं समाज के लोगों से, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशंस ने प्राचार्य साहब से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ रहे हैं, आप हमसे कुछ आर्थिक सहयोग लीजिएगा। पहली बार किसी एडवोकेट से पाला पड़ा जिन्होंने कहा नो, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मैं यहाँ हूँ, मैं किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी ऐसे केसेस आएंगे भविष्य में सबको फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। तो मैं प्राचार्य साहब का हृदय से समाज की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ साथ हमारे भाई एडवोकेट बीके गौतम साहब ने जो अभी राम मंदिर में हमारा जो इशू आया और इसमें जो अभी जो हमने कहा कि भाई हमारा भी वहाँ बौद्ध विहार बनना चाहिए, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी संगठन कि मैं कहना चाहता हूँ एक संगठन इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता, एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता। हम सभी संगठनों को इकट्ठा आना पड़ेगा, एक एक आदमी को आना पड़ेगा। जो भी हमारे समाज में अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं, बाबा साहब के अनुयायी अपने आप बोलते हैं, आप सबको एक मंच पर एकजुट होकर के बाबा साहब के बैनर के नीचे, बाबा साहब के संविधान के नीचे आप सबको आना पड़ेगा। और नहीं आए तो 40 लाख थे सरकार की नौकरी में, आज 10 लाख रह गए हैं। 10 साल बाद ये संख्या घटकर जब 2 लाख रह जाए और बीटेक 90% का बच्चा जब सड़क पर घूमे और आपसे सवाल करे कि 40% की डिग्री लेकर आप तो LIC में अफसर बन गए, बैंक में अफसर बन गए, रेलवे में आप अधिकारी बन गए, मैं 90% की बीटेक और MBBS की डिग्री को लेकर जाऊं तो जाऊं कहां? उस समय समाज के किसी भी बाप के पास में अपने बच्चे के लिए जवाब देने के लिए नहीं होगा। इसलिए उस स्थिति को अगर आप वेव आउट करना चाहते हैं, अरे प्रेरणा लो बाबा साहब अम्बेडकर से, प्रेरणा लो मान्यवर काशीराम से, इन दोनों महापुरुषों का अपने जीवन में अगर आप अनुसरण करेंगे तो इस लड़ाई को हम जीत जाएंगे। जैसा प्राचार्य साहब ने बताया कि षड्यंत्र बड़ा तकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मंडल कमीशन का इशू जाता है 1995 में और रिजर्वेशन प्रमोशन हमारा बंद कर देता है। बड़ी मजे की बात है, वो रिजर्वेशन उसके सामने था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू कुछ और जाता है, वो हमारा SC ST एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त कर देता है।
क्या ये काफी नहीं है? कल बाबा साहब का स्टैचू भावनगर में तोड़ दिया गया, उस पर काली पोत दी गई। 8 दिन पहले उनका जो घर था वहां पे जाकर हमला कर दिया गया। अरे क्यों इस शांति प्रिय समाज को? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, ये शांति प्रिय समाज है। ये देश का अमन, चैन, सुख, समृद्धि, शांति इस देश के गरीब आदमी के पेशेंस पर टिकी हुई है। देश की फौज पुलिस के भरोसे नहीं टिकी हुई है। और अगर इसी तरीके से समाज को उकसाया गया तो 2 अप्रैल 2018 भारत के लोगों के लिए मेरा ख्याल है इससे बड़ा और सीखने का, और इससे आपको सीख लेने का और कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। उससे सीख ले सकते हैं। मत उकसाओ समाज को। ये वो समाज है जो खेत में काम करता है, गन्ना बोता है, धान बोता है, कपास बोता है, तब जाकर के कृषि प्रधान देश बनता है। ये शहरों में आकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, सड़कें बनाता है, फ्लाईओवर बनाता है, तब जाकर के इस देश का शहरी विकास होता है। और जिन बिल्डिंगों को ये बनाता है उन बिल्डिंगों में ये जाकर के कभी एक बार अंदर घुस भी नहीं सकता। तो इस समाज के पेशेंस को टेस्ट मत करो। सुप्रीम कोर्ट के जजों को मैं कहना चाहता हूं, अरे यार, आपने 97 से मैं देख रहा हूं, 97 में 5 आपने आरक्षण विरोधी आदेश जारी कर दिए। डीओपीटी ने भी एक के बाद एक जारी कर दिया। उनको लेकर आंदोलन हुआ। 97 में रैली हुआ, 98 में रैली हुआ, 2000 में 99 में रैली हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, प्रोटेस्ट किया, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा हम पे चला। 97 का मुकदमा हम पे लगा, 99 रैली का मुकदमा हम पे लगा। दुनिया भर के मुकदमे हम लोगों ने जीते। जो लोग इधर बैठे हुए हैं, इनका इतिहास एक दिन का नहीं है, दुनिया भर के संघर्ष इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि मैं भारत के उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, जो इस देश में बाबा साहब की स्टैचू के साथ छेड़छाड़ करके इस अम्बेडकर वादियों को सड़क पर लाना चाहते हैं। सब मत करो। ये आपके हक में जा सकता है, लेकिन भारत राष्ट्र के हक में बिल्कुल नहीं है। भारत राष्ट्र के अमन चैन को बने रहने दीजिएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी कहना चाहता हूं, अरे कुछ कम से कभी इस देश के गरीब लोगों के बारे में तो सोचिए। 97 से मुझे जहां तक याद है, एक भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का SC ST के पक्ष में मैंने आता दिखाई नहीं दिया। और अगर कोई एक आध बैंक जब हमारे बैंकों के साथियों ने लड़ा, वो मुकदमा, वो फैसला हमारे पक्ष में भी आया, उसका आज तक इम्प्लीमेंटेशन उसका हुआ नहीं। मेरा कहने का और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूंगा, भारत सरकार से भी अपील करूंगा, भारत में जो असामाजिक तत्व ऐसी हरकत करें उनसे भी अपील करूंगा कि देखिए, ये जो समाज है ये बहुत ही शांतिप्रिय समाज है। ये बाबा साहब को मानने वाला समाज है, बौद्ध धर्म को मानने वाला समाज है। ये भारत के विकास के लिए समर्पित है। ये मानते हैं कि देश हमारा है, हम आदिवासी हैं, मूल निवासी है, देश हमारा, इसलिए हम अपने देश की संपत्ति को नहीं तोड़ सकते, हम अपने देश के खिलाफ सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद अगर बाबा साहब के मान लिया जुड़ी हुई यादों को आप छेड़ेंगे, बाबा साहब के स्टैचू के साथ ये काम करेंगे, हमारे रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो मुझे लगता है ये अति होगी। और ये अति अगर कल कुछ भी ऐसा होता है उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी समाज उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। तो मैं एक बार पुनः प्राचा साहब का आभार व्यक्त करूंगा। मैं अपने छोटे भाई, बच्चे समान मेरा एडवोकेट जो हमारे हैं VK गौतम साहब, उनका धन्यवाद करूंगा कि आपने ये आवाज सुप्रीम कोर्ट में उठाई है। और मैं एक बात और कहूंगा समाज के लोगों से, अगर कोई देखे, अब इन केसों में पैसे की कोई जरूरत नहीं है, कोई पैसा मांगता बिल्कुल मत दीजिएगा। ऑल इंडिया फेडरेशन SC ST ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा, हाई कोर्ट में लड़ेगा। किसी भी समाज के किसी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लिया। अगर इन कोर्ट केसेस के नाम पर अगर समाज का कोई भी नेता आपसे पैसा मांगता है, मेरी निवेदन है किसी को 5 पैसे मत दीजिए, क्योंकि ये भी एक बड़ा स्कैम है। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इसमें बड़ी पीड़ा होती है। मुकदमा कुछ और होता है, नेता कुछ और प्रेजेंट करता है। हम कह रहे हैं इस बात को हम लड़ेंगे, हम फेडरेशन लड़ेगा, समाज का पूरा सहयोग है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर कोई नेता आपके पास पैसा मांगने आए तो उससे कहोगे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC ST और नेशनल स्केल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहा है, इसलिए पैसे देने की किसी को आवश्यकता नहीं। तो मैं एक बात उन्हें बहुजन मीडिया के जामा साथियों का, हमारे मीडिया के जो साथी हैं, दिन रात विषम परिस्थितियों में भी आप लोग हमारी समाज की आवाज को आपने जिंदा रखा हुआ है, आपने समाज को एक नई ताकत दी है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आज प्राचा साहब आए और एडवोकेट VK गौतम साहब आए, हमारे चीफ पैटर्न माननीय जोशी साहब, हमारे चेयरमैन इंजीनियर BS भारती साहब, हमारे पूर्व चेयरमैन हमारे अशोक कुमार साहब, हमारे कोषाध्यक्ष इंजीनियर हमारे ब्रजभूषण साहब, और विशेष रूप से आज हमारे बीच पधारे हैं अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय कल्याण समिति यानी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव भारत सरकार आज हमारे बीच में DR शेखर साहब मौजूद हैं। हम उनका भी आज अभिनंदन करेंगे और एक बार पुनः हम आप सबका आभार और धन्यवाद करेंगे।
हम्म।